आज मैं फ्रैंकलिन इंडिया के डेट फंड्स को लेके एक और जो न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रैंकलिन इंडिया ने कुछ दिनों पहले अपने 6 डेट फंड्स में रिडेम्पशन और नए खरीदारी को बंद करवा दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे उनके जो डेट फंड के अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वो पैसे इन्वेस्टर्स को वापस देते जाएंगे। आज उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है कि फ्रैंकलिन इंडिया के डेट फंड्स में से उनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था एसएल इंफ्रा के डेट फंड्स में, एसएल इंफ्रा के एनसीडीज़ में बेसिकली। तो जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो एसएल इंफ्रा ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इससे फ्रैंकलिन इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, फ्रैंकलिन इंडिया के फंड्स के एनएवी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ये आप तक जल्दी से जल्दी अपडेटेड मैनर में पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया के जो फंड्स थे उनमें से 4 ऐसे फंड है जिन्होंने एनसीडी जो एसएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की थी उसकी एनसीडीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्चुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। तो इन्होंने मतलब 22 मई 2020 को मैच्योर होने वाली इन चार फंड्स ने 22 मई 2020 को मैच्योर होने वाली एनसीडीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था। और जब ये मैच्योरिटी डेट आई तो जो इशूअर था, यानी कि जो इस बॉन्ड्स को इशू किया था एसएल इंडिया ने, वो पैसे रीपे करने में अनेबल रहे, तो उनका वो पैसा उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो आइए दोस्तों, इस पे देखते हैं कि फ्रैंकलिन के मैनेजमेंट ने इस पे क्या कहा। तो फ्रैंकलिन के मैनेजमेंट का इस पे कहना था कि इससे डायरेक्टली जो एनएवी है उसके वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंड्स के। उन्होंने कहा कि इफेक्ट ना पड़ने का रीज़न ये है कि उन्होंने पहले ही 85% तक इसकी वैल्यू को हेयर कट करके एनएवी में काउंट किया। मतलब लेस उनका जो फंड था उसकी टोटल वैल्यू 616 करोड़ थी जो उन्होंने एनसीडीज़ में लगाए हुए थे, बट उन्होंने पहले ही एनएवी में उसका 85% डिफ़ॉल्ट मान के वेव ऑफ कर दिया था। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू अभी उनके पोर्टफोलियो में दिखा रहे हैं वो लोग, वो 92 करोड़ ही दिखा रहे हैं। तो अगर ये कंप्लीट डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो भी बस 15% का ही जो पार्ट है एआईएल के एनसीडीज़ में इनका इन्वेस्टेड, सिर्फ उतना राइट ऑफ करना होगा इन्हें, क्योंकि 85% ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है। तो ये लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि समहाउ ये जो डेट फंड्स के थ्रू जो इन्होंने ये जो बॉन्ड्स के थ्रू इन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उन पैसों को ये वापस निकाल ले। बट वर्स्ट केस सिनेरियो दोस्तों, अगर पैसे बिल्कुल भी वापस नहीं आते हैं तो भी पूरे के पूरे पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे उसमें इशू नहीं आएगी करंट एनएवी पे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 85% राइट ऑफ कर रखा था एनएवी के करस्पॉन्डिंग। बाकी दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो ये एनसीडीज़ थे वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड शेयर्स है स्टॉक मार्केट में, उसको बैक करते हुए, मतलब उसके प्लेज पे लिए गए थे। मतलब ये जो बॉन्ड्स के करस्पॉन्डिंग जो पैसे दिए थे फ्रैंकलिन इंडिया ने, उसकी गिरवी में एसएल इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर्स गिरवी रखे थे। बाकी डिश टीवी इंडिया, अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ ईआईएल, पर्सनल गारंटी ऑफ जी फाउंडर सुभाष चंद्रा एंड कॉर्पोरेट गारंटी। तो इन्होंने बताया कि कोलैटरल के तौर पर, मतलब गिरवी के तौर पर उनके पास ये चीज़ें थी। दो थी आपके पास लिस्टेड जो शेयर्स है जी और डिश टीवी के, अनलिस्टेड शेयर्स थे इनके पास ईआईएल के, और पर्सनल गारंटीज मिस्टर सुभाष चंद्रा और कॉर्पोरेट गारंटी थी इनके पास जब इन्होंने इनके बॉन्ड्स खरीदे थे। अब दोस्तों, इसके साथ एक दो जो चीज़ें मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूँगा वो ये था कि जो इनके आपके लीगल एडवाइज़र्स लोग हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि इनको डायरेक्टली अभी इनके एनएवी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इशू ये है कि जो चीज़ें एज ए गिरवी इनके पास है, मतलब अंडरलाइन कोलैटरल जो इनके पास एग्जिस्ट करती हैं, उनको बेच के पैसा निकालना इतना ईजी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि ऐसा कोई भी शेयर अगर आप सेल करना चाहो तो आपको पहले ट्रस्टीज़ और कोटक महिंद्रा बैंक का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो वो निकालना एक लीगल प्रोसीजर है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक फ्रैंकलिन इंडिया, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कंपनी है जिनके पास गिरवी में है ये पर्टिकुलर एसेट्स, जिसके गिरवी पे उन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे, वो उन गिरवी के एसेट्स को बेच के अपने लॉस रिकवर नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा अभी भी मतलब कैच टाइप की चीज़ है कि ऑल्दो जो पैसे लगे हुए हैं इन्वेस्टर्स के उस पर डायरेक्ट इफेक्ट अभी नहीं आ रहा, बट वो इफेक्ट ना आए इसको इंश्योर करने के लिए जो चीज़ें करनी है वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसीजर है, मतलब वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, बाकी इन फंड्स के बारे में मतलब मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखिए, डेट फंड्स अभी जिस हालात में वर्ल्ड इकॉनमी पड़ रही है कोविड-19 की वजह से,
जितनी भी कंपनीज या जितने भी डेट म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि आपके एकदम टॉप क्लास कंपनीज के पेपर्स को नहीं खरीद रहे हैं। कोई भी कंपनीज डेट फंड्स में अगर आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पेपर्स हो जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड कंपनीज के बॉन्ड्स पे खरीदे हुए हो, तो दोस्तों उन डेट फंड से ज़रूर दूर रहिए। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि किसी ने ऐसा एसएल इंफ्रा के डेट फंड्स खरीदे हुए हैं, या फिर जैसे आप लोगों ने पिछले साल कुछ कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का देखा था जिनको बहुत दिक्कतें आई, जैसे देवान हाउसिंग हो गए, तो अगर किसी के पास डीएचएफएल के डेट पेपर्स एनसीडीज खरीदे हुए किसी डेट फंड्स ने, या फिर एसएल इंफ्रा के खरीदे हुए, तो इस टाइप के जब अगर आपको देखे तो प्लीज़ इनसे दूर रहिए। और अगर आपको डेट फंड्स में खरीदना ही है दोस्तों, तो मेरी राय तो ये है कि अभी के टाइम पे तो अगर आप एफडी या आरडी में रखे पैसे वो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि करंट सिनेरियोज़ में अभी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छोड़ के आप कुछ कह नहीं सकते। अगर ये कोरोना वायरस वाला इम्पैक्ट चलता रहता है 2-3 क्वार्टर और, तो हो सकता है अच्छे कंपनीज भी थोड़े बहुत डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो इसकी वजह से आपका पैसा अननेसेसरी हो सकता है स्टक हो जाए थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है ऑलरेडी देन तो शायद उतनी दिक्कत ना हो, बट जस्ट फॉर सेफर साइड अगर आप सेफ साइड रह के चलना चाहते हैं तो दोस्तों करंट सिनेरियोज़ में आधा 1% ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए इतना रिस्क लेना शायद मतलब फेवरेबल नहीं है आपके में। बाकी मैं जैसे हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बस एक एजुकेटिव और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन है यह हमेशा आपके खुद के रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए, और आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही ले, मेरे कहने पे ना ले। मैं जस्ट आपको एक सेट ऑफ न्यूज़ और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक जगह पे प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे बहुत उत्साहन मिलता है और मुझे काम करने में भी हेल्प मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये न्यूज़ सही टाइम पे डिटेल्ड वे में मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ना ना ना।